पहले के दो भागों में हमने शब्द और पद की चर्चा करते समय रचना के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद की चर्चा की थी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करते समय हम विदेशी या विदेशित शब्दों की परिभाषा जान चुके थे और उसके उदाहरण देखना बाकी था। अब इस भाग में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। विदेशी या विदेशित शब्द विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशित कहलाते हैं। जैसे स्कूल है, अनार है, आम है, कैंची है, अचार है, पुलिस है, टेलीफोन है, रिक्शा है आदि। ऐसे कुछ शब्द हम आगे देखेंगे, हर भाषा से अलग अलग। अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आए हैं, कॉलेज है, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट आदि। ठीक उसी प्रकार से फारसी भाषा के भी शब्द हमारे हिंदी भाषा में हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा, ये पता ही नहीं चलता कि फारसी भाषा क्या है। हम इनको अपने हिंदी के मानने की कोशिश करते हैं। जैसे अनार है, चश्मा है, जमींदार है, दुकान है। ये दुकान शब्द तो हम रोज प्रयोग में लाते हैं। दरबार है, नमक रोज प्रयोग में लाते हैं, दुकान नमक शब्द। बीमार रोज प्रयोग में लाते हैं। ये नहीं लगता कि हमें फारसी भाषा का, लेकिन है फारसी भाषा का। बर्फ, इसका भी इस्तेमाल हम धड़ल्ले से करते हैं। रुमाल, इसका भी करते हैं। आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, ये सारे शब्दों का हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि फारसी के होंगे। मगर मूल रूप से ये विदेशी शब्द हैं, हमारी अपनी भाषा के शब्द नहीं है, ये हमारी अपनी भाषा में आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार से अब अरबी शब्दों को देखेंगे। औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये कई ऐसे शब्द हैं। इनमें से बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी की अपनी संस्कृति के बन चुके हैं, अपने हिंदी के ही हैं ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब हम उसको विदेशी शब्द के रूप में अलग करने की कोशिश करते हैं तो हमें तब पता चलता है कि अरे हाँ, ये विदेशी शब्द है। ठीक उसी प्रकार से तुर्की भाषा के शब्द है। कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, ये सारे शब्द हम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये असल में तुर्की भाषा के हैं। ठीक उसी प्रकार से पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि। देखिए इतने से बहुत से शब्द, करीब करीब सभी शब्द हम रोजमर्रा के व्यवहार में इस्तेमाल में लाते हैं। फ्रांसीसी शब्द हैं। पुलिस, देखिए, कार्टून, इंजीनियर, कितनी बार इंजीनियर शब्द, कार्टून, कर्फ्यू, बिगुल, या ऐसे सारे शब्द ये फ्रांसीसी भाषा के हैं। चीनी भाषा के शब्द हैं। तूफान, लीची, चाय, चाय का तो रोज प्रयोग किए बगैर हमारा दिन निकलता नहीं। फटाका, दिवाली की याद आती है। ये सारे चीनी भाषा के शब्द हैं। यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जापानी शब्द है रिक्शा, डच शब्द है बम। ये कई शब्द जो मैंने आपको अब तक बताए, ये सारे के सारे शब्द अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर बाकी सारे शब्द ऐसा हमें लगने लगता है कि हमारे हिंदी भाषा के हैं, लेकिन हिंदी भाषा के नहीं हैं, ये विदेशी भाषा के शब्द थे। इसको हमने समझने की कोशिश की और जानबूझकर मैंने इन शब्दों को इसलिए रखा कि हमें भी पता चले कि हमारी भाषा की पाचक क्षमता कितनी अच्छी है, जो विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये विदेशी भाषा के होंगे, हमारे अपने हैं ऐसा लगने लगता है। अब प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देखते हैं हम। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित दो भेद हैं। वैसे मुख्य रूप से इसके 8 भेद हैं, मगर हम 2 भेदों की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। अब जहां तक विकारी का संबंध है और अविकारी का, इनको 8 भागों में इस रूप में रखा है। विकारी देखिए 4 है। पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चारों में अर्थात विकारी शब्दों में उसमें काल, लिंग, वचन के अनुसार बदलाव आता है, इसलिए उसको विकार कहा गया। विकार उत्पन्न होता है, ये विकारी शब्द है। और जो पद के अंतर्गत मान लो कभी प्रश्न पूछा गया तो इन चारों के आधार पर पूछा जाएगा। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद। वाक्य दिया जाएगा, सचिन क्रिकेट खेलता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा पद। अधोरेखित किया जाएगा संज्ञा को, सचिन को, और पूछा जाएगा कौन सा पद है? संज्ञा पद।
अब मान लीजिए आगे दिया जाएगा, वह सुंदर खिलाड़ी है, वह को अधोरेखित किया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा पद है, सर्वनाम पद। ठीक प्रकार से विशेषण, सचिन सुंदर क्रिकेट खेलता है, सुंदर को अधोरेखित किया जाएगा, विशेषण। वैसे ही क्रिया को अधोरेखित किया जाएगा, क्रियापद। तो संज्ञापद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद। अगर पूछा गया तो वाक्य देकर पद के आधार पर इसको पूछा जा सकता है, 3 प्रश्नों के अलावा। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इनको काल, लिंग, वचन के अनुसार आप परिवर्तित नहीं कर सकते, इनमें विकार नहीं ला सकते, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा गया है। ये उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों के भेद हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं विकार की दृष्टि से, और 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द भेद विकारी और अविकारी को जो समझ रहे थे, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है वे विकारी हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, कुत्ता है, कुत्ते है, कुत्तो है, मैं, मुझे, हम, ये अच्छा, ये विकारी शब्द है, इनमें विकार आता है किसी भी प्रकार से। अविकारी शब्द हैं जिन शब्दों के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द हैं। यहाँ, किंतु, नित्य, और, अथवा, हे, अरे, इनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, और ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि हैं, ये विकारी शब्द, अविकारी हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता। अब अर्थ की दृष्टि से हम देखने की कोशिश करेंगे शब्द भेद कौन से हैं। अब अर्थ की दृष्टि से मुख्य रूप से 2 शब्द के भेद हैं। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। देखिए, नाम से ही सब कुछ अर्थ हमें प्राप्त होता है। पहला जो सार्थक शब्द भेद है, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। मतलब शब्द की परिभाषा जो हमने देखी थी, उस परिभाषा में वर्णों के क्रमबद्ध अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वह कुछ काम में यहाँ पर आपके आएगा तो कुछ ना कुछ अर्थ मिलने वाला है तो वह शब्द है। जैसे सार्थक है कमल, रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि, इन सब से कुछ ना कुछ अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो निरर्थक शब्द है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। साधारण सी परिभाषा है, जैसे सार्थक में हर शब्द का वो वर्ण होते हैं, उनका क्रम होता है, वो समूह होता है, कोई ना कोई अर्थ देता है, उसको हम सार्थक शब्द कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह निरर्थक शब्द में यहाँ भी क्रम होगा, यहाँ भी समूह होगा, लेकिन वह अर्थ नहीं देगा, इसलिए उनको निरर्थक कहा जाता है। वैसे ऐसे शब्द भाषा में प्रयोग में आते हैं, लेकिन अर्थ के लिए रूप में नहीं, कुछ यमक जुड़ाने के लिए, शब्दों के साथ में वो तुक जुड़ाने के लिए आते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे निरर्थक शब्द कैसे, देखिए एक शब्द है जैसे कमल, मैंने कहा था कमल से 3 ही वर्ण है, कमल, तो कलम बन सकता है, अर्थपूर्ण शब्द है। उससे लकम बन सकता है, कोई अर्थ नहीं मिल सकता। मलक बन सकता है, कोई अर्थ नहीं मिल सकता। शब्द है, क्रम है, समूह है, वर्ण है, लेकिन अर्थ नहीं है, तो वह किसी भी पद्धति से शब्द नहीं कहलाएगा। और ठीक इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं भाषा में, बोलचाल की भाषा में तो यह शब्द प्रयोग आम हो गया है। जैसे रोटी ओटी, पानी वानी, डंडा वंडा, इनमें ओटी, वानी, वंडा आदि कोई किसी भी प्रकार का अर्थ इनसे प्राप्त नहीं होता, ये निरर्थक है। व्याकरण में इनको निरर्थक माना जाता है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का विचार होता नहीं। लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में, रोजमर्रा के जीवन में हम इन शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि शब्द के इतने भेद मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि शब्द और पद रखा गया है। पद तो हमारे आसानी से समझ में आएंगे, लेकिन शब्द अलग अलग प्रकार से उनके भेद हैं। ये भेद भी अगर बच्चों को परीक्षा में पूछे गए, अगर पूछा गया उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने हैं और कौन से हैं बताइए, तो ये बताने आसानी से आना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर 3-4 भेद आपको बताने के लिए आने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो ये बताने आना चाहिए। ये तीनों भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये तीनों भेद आपको आसानी से बताने आने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से दूसरा शब्द भेद हमने देखने की कोशिश की थी, वो दूसरा शब्द भेद था उत्पत्ति के आधार पर, उसके 4 भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक उसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर देखने के बाद हमने देखा था कि प्रयोग के आधार पर
विकारी अविकारी इनको भी देखा था, और अंत में हमने देखने की कोशिश की थी अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक। यहाँ आकर पद, शब्द और पद पर विचार पूर्ण होता है। धन्यवाद।